इस जंगल से निकल सके ताकि ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान नजर आए। आई होप कि जो हमारी ये बजट है जिसमें कस्टम ड्यूटी दी गई है, आई थिंक दे शुड बी, देखें सर, जो गवर्नमेंट की अच्छाई है उसको तारीफ करनी चाहिए। मैडम, जितना भी हमने बजट की तकरीर सुनी है उसमें जो कुछ हमारा नज़र साहब ने बताया, इट लुक्स लाइक इट इज़ दी बेस्ट बजट कंपेयरिंग के हमारे जो टैक्स की शरात जो है वो अगर नीचे आ जाए, बिजनेस कम्युनिटी व्हाट वी वांट, पहले शरात ज़्यादा थी तभी बिजनेस कम्युनिटी देती थी, आज अगर कम हो गई है तो वो वेलकम इसलिए किया जाता है, पर्टिकुलरली इस टाइम के ऊपर जब कोविड-19 है। आपको पता है कि बिजनेस कम्युनिटी के अंदर इस वक्त लिक्विडिटी का बहुत सख्त इशू है। अगर आज हम पहले 100 रुपये ड्यूटी में देते थे, इनकी ड्यूटी कम करने की वजह से लिक्विडिटी की क्रंच को अगर मैं मद्देनजर रखूं तो आज हमें 60 रुपये देने पड़ते हैं। जिस तरीके से कस्टम ड्यूटीज, रॉ मटेरियल्स ड्रॉप डाउन किए गए, इनकम टैक्स की फिगर, और एक बहुत ही खुशाइन बात है जिसमें हमें बहुत इशू होता था, ऑटोमेटेड इनकम टैक्स रिफंड्स जनरेट करने का सिस्टम। रिफंड्स नो डाउट बिजनेस कम्युनिटी की कमानत होती है जो कि एफबीआर के पास जाती है, साल लग जाते थे कभी, और उसको रिफंड क्लेम करने के लिए आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह से इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं बिजनेस कम्युनिटी को, एक ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेट कर देना, आई थिंक दिस इज व्हाट बिजनेस कम्युनिटी वांट्स एंड डिजायर्स। बिजनेस स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी इंसेंटिव दिए हैं। एक तो उनका जो सेल टैक्स है, जी मेरा नाम महेश से दीजिए, मैं चेयरमैन हूँ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स टैक्स कमेटी का। स्मॉल जो बिजनेस हैं उनको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनकी जो सेल टैक्स है वो 12% करती है, उनके बिजली के बिल जो हैं वो 3 माह के लिए माफ़ कर दिए हैं, और दूसरा ये है कि जो उनको 50 लाख तक कर्जे की सहूलत भी स्टेट बैंक ने दी है कि अगर वो कोई कोलेट्रल वगैरह दे दें तो उनको 50 लाख तक का जो लोन भी मिल जाएगा। तो ये सारे एडवांटेज, बेसिकली जो सबसे बड़ा एडवांटेज इस बजट में ये है कि हुकूमत ने जो सवाल भी उन्होंने किया था कि जब तक बिजनेस की एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी उस वक्त तक मुल्क में लोगों की बाइंग पावर नहीं बढ़ेगी, और बाइंग पावर नहीं बढ़ेगी तो मईशत जो है वो किसी तरह भी नहीं चलेगी। ये बजट पेश करने का सिर्फ मकसद ये है, टैक्स ना लगाने का मेन मकसद ये है कि जो बिजनेसमैन है, चाहे छोटा बिजनेस है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे हायर क्लास है, उसकी एक्टिविटी जनरेट हो, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, और अगर टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो जाएगी, तो बाइंग पावर अगर ख़त्म हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी जो मैशत है रुक जाती है। इसलिए हुकूमत ने बजाय इसके 1600 अरब टैक्स पिछले साल से कम उनको इकट्ठा हुआ है, इस साल का भी रेवेन्यू कम है उनका, तो उन्होंने कोशिश ये की है कि मैशत जो है उसको चलाया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो जो मेड इन पाकिस्तान जो दी गई है वो ये है कि लोकल प्रोडक्ट से लोकल डिमांड को पूरी की जाए। अगर ये हम कर लेते हैं तो एग्रीकल्चर जो हमारा बेस है वो अगर हमें इसमें कंपनसेट करता है तो हमारे मुल्क की इकानमी इंशाअल्लाह अगले सालों में बेहतर होगी। इसमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से मैं बात करूंगा। मौजूदा जो हमने अभी तक जो सुनी है स्पीच, उसमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से कोई रिलेटेड कोई ख़ास तजावीज़ इसमें कुछ पेश नहीं की गई हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ने बार बार डिमांड जी, इसमें बात ये है कि उसमें उन्होंने कहा था कि नो टैक्स नो रिफंड का पॉलिसी जो पहले माजी में रही थी बीच में उन्होंने लगा दी थी, उसको बहाल किया जाए, लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र इस बजट स्पीच में नहीं आया। और आप सब समझते हैं कि इस वक्त कोविड-19 की वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी हिट हुई है, और उसको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स की ज़रूरत है ताकि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो अभी कल डिटेल्स दोबारा आएंगी, इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा इसमें क्या तफसील है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को टारगेट रखना चाहिए था, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो ये आगे जितने हमारे जो भी रेवेन्यू के गवर्नमेंट की जो टारगेट्स हैं वो फिर अचीव करना और मुश्किल हो जाएंगे। और मौजूदा जो कोविड है ये आगे 3-4 महीने तो कम से कम इसी तरह चलता नज़र आ रहा है,
तो इंडस्ट्री काफ़ी सफ़र कर रही है एक्सपोर्ट वाली। तो मैं समझता हूँ कि सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए कोई ना कोई इंसेंटिव इसमें लाना चाहिए था। सर थैंक यू जी। थैंक यू जी। एग्जाम्शन कमिश्नर से देनी होती है और वो काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन मांगते रहते हैं और एग्जाम्शन नहीं देते। बाज़ औक़ात ये कई महीनों तक हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं और बस औक़ात ऐसा होता है 6 महीने गुजर जाते हैं, एग्जाम्शन गुजर जाती है पूरी की पूरी और हमें एग्जाम्शन नहीं मिलती। तो मैं हमेशा से बोर्ड को ये लिखता रहा हमेशा से कि सर इसके टाइम लिमिटेशन डालें कि ये 15 दिन में दें, 20 दिन में दें, इसमें अदरवाइज़ ये एक जो है ना बहुत बड़ा एक ब्लैक मेलिंग खड़ी होती है यहाँ पे ना डिपार्टमेंट्स में। तो अब वो 15 डेज़ उन्होंने दिया है कि 15 डेज़ के अंदर अगर एग्जाम्शन नहीं मिलती तो ये डीम्ड है। तो वेलकम। मैं सर आगे चल रहा हूँ सर, 2 पॉइंट सिर्फ रह गए। जो कंस्ट्रक्शन पैकेज हमारे यहाँ है उसको अकॉर्डिंगली मज़ीद इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रिलीफ इस बजट में, इस लॉ में भी हम कुछ मज़ीद डालेंगे। क्या डालेंगे अभी वाज़ह नहीं किया, वाज़े नहीं किया, सिर्फ हम तकरीर में कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मज़ीद को रिलीफ देंगे। अच्छा, जो आपकी ग्वादर पोर्ट है और जो ग्वादर फ्री जोन है उसको भी एग्जाम्शंस का उन्होंने कहा कि हम देंगे। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने अर्ज़ की हमारे साहब ने कि जो 236 के की जो एडवांस टैक्स है हमारा ऑक्शंस के ऊपर, तो ऑक्शंस में ये होता है कि जब कोई चीज़ ऑक्शन होती है तो 10% उसी वक्त जमा कराना पड़ता है, तो जबकि पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट में आ रही होती हैं। तो अब उन्होंने उसको से मशरूत कर दिया कि जितनी जितनी पेमेंट आएगी उसी हिसाब से आप टैक्स जमा कराएंगे। वो एक काफ़ी एक एनॉमली थी लॉ में, ये अच्छा हुआ निकल गई। अच्छा जी, अच्छा अब इसमें सर एक और चीज़ अमेंडमेंट आई है, इसकी वजह से हमें काफ़ी तकलीफ़ आएगी कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, अभी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात यहाँ पे की है इन्होंने, बाकी टेलीफोन या अदर बिल्स की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वही क्लेम करेगा जिसके क्वाइफ इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर दर्ज होंगे। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर मेरा नाम और मेरा एड्रेस या फिर मेरा NTN क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी रिक्वायर्ड हैं, अगर वो नहीं होंगी तो आप क्लेम नहीं कर सकते जी। तो एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं होगा। ख़ास तौर पे नाम की बात की जा सकती है यहाँ पे, सही फरमाया शाहिद साहब ने। तो अभी वो डिटेल्स क्या लफ्ज़ है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ नाम होना लाजमी है। एक सर चीज़ थी हमारे किसी वक्त में सेक्शन 175 में, पर्टिकुलरली थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन 176 सेक्शन में, तो उसको एक्सरसाइज किया जाता था लोगों से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन उसको अब इन्होंने डाल दिया, एक अलग प्रोविज़न में भी डाल दिया कि किसी भी डिपार्टमेंट से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी टैक्स पेयर की फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट और स्क्रूटनी। अच्छा, मैं इसके साथ सर मैं जी जो सेक्शन 113 है, ये आखिरी पॉइंट है सर मेरा। सेक्शन 113 है टर्न ओवर टैक्स, ये रेजिडेंट कंपनीज के ऊपर था, अभी इन्होंने नॉन रेजिडेंट के ऊपर भी इसको एक्सटेंड किया। तो मैं इजाज़त लूँगा सर, इसके बाद मेरी ये पॉइंट्स हैं ये कम्प्लीट हुए। अच्छा, ये फरासा बिस्मिल्लाह सर। ये एक इन्होंने विथहोल्डिंग एजेंट भी जो है वो 50 मिलियन से 100 मिलियन कर दिया। जी सर, वो पहले 5 करोड़ था, अभी वो 10 करोड़ हो गया। और इसी तरह सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए भी नहीं सर, सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन तो जो है वो तो विद होल्डिंग एजेंट आई है, उसमें लिमिट नहीं फिर आती। नहीं, इसमें जरा दोबारा इसको देखिएगा। जी मैं बताता हूँ जी। सेल टैक्स को भी इन्होंने कहा 100 मिलियन अप्लाई करेगा, किस चीज़ के लिए अप्लाई करेगा? सर मैं सर दूसरा ये कहा कि एडवांस टैक्स जो देते हैं ये लिमिटेड कंपनीज के लिए नहीं, एडवांस टैक्स जी सर के हवाले से है कि दे हैव टू सबमिट देयर क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जी सर, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ना वो उन्होंने अपना क्वार्टरली जमा करवाना होता था ना, जो प्रॉफिट लॉस का। अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जी वहाँ जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं, तकरीर में जिक्र नहीं है जी। तो एडवांस टैक्स तो बहुत सारे पे कर रहे हो जी 147 में आ रहा है, जो 147 में एडवांस टैक्स। दे विल हैव टू ये सिर्फ एडवांस टैक्स के हवाले से बात है। जी आपकी बात बजाय सर ये बड़ी जी कंफ्यूजन आ जाएगी। वो कैसे क्वार्टरली देखा पब्लिक लिमिटेड कंपनी को दे सकती है जी, मतलब है हर एक को कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो महीने बाद जो है जी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के दे। जी जैसा सर आप खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं ना कि अगर उन्होंने वहाँ लफ्ज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी इस्तेमाल नहीं किया तो सबके लिए अगर हो गया तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी।
क्वार्टरली प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं डाला जा सकता, हर ये एक मुश्किल काम हो जाएगा फिर। ये आपका खर्चा सही है यहाँ पे।